बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने ऑलरेडी रिसोर्सेज और उनका क्लासिफिकेशन, साथ ही इंडिया के अंदर जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो किन तरीकों से की जाती है, वो सभी चीजें ऑलरेडी कवर अप कर लिए। अब ये लैंड रिसोर्सेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो आपको आज की इस क्लास में जानने को मिलेगा। सो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, हम ये तो जानते हैं कि लैंड संभालने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कल्टीवेशन के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, बिल्डिंग्स के लिए हो, फैक्ट्रीज के लिए हो, रोड्स के लिए हो, सभी चीजों में लैंड्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और साथ ही ये बहुत सी चीजों को सपोर्ट करता है, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम ही क्यों ना हो। और एक चीज ये भी है बच्चों, हमारे पास जो लैंड का जो स्पेस है ना, वो कोई इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा हम ओवर यूज करते रहे। ये काफी ज्यादा लिमिटेड साइज में है, तो इसीलिए हमें इनका काफी ध्यान से यूज करना जरूरी है। अगर बात की जाए लैंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो वो काफी डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले 43% वो एरिया है जो कि एक तरीके से प्लेन माना जाता है ना, जिसमें बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा बच्चों 30% जो एरिया है वो सरफेस एरिया होता है, जहां पर आपको एक तरीके से इकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि माउंटेन एरिया जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा 27% जो एरिया है वो प्लेटो एरिया है, पठार जिसे हम कहते हैं। तो ये तो होगा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें लैंड्स के यूटिलाइजेशन की, कि लैंड का जो यूज है वो किन तरीकों से किया जाता है, तो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है फॉरेस्ट। अब देखिए, फॉरेस्ट के लिए लैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखता है, इसलिए लैंड्स फॉरेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड, जिसे हम बंजर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि के ऊपर कल्टीवेशन तो हो नहीं सकता। दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि वो लैंड जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होती, यानी कि ये ज्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इन चीजों के लिए होता है। इसके अलावा तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ग्रेजिंग लैंड। अब ग्रेजिंग लैंड वो होते हैं जहां पे जो कैटल्स होते हैं, जो घास चरते हैं ना, उनके लिए होता है। दूसरा है मिसलेनियस ट्रीज। मिसलेनियस ट्रीज के लिए भी रिजर्व रखे जाते हैं एक तरीके से। और लास्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। हालांकि इस लैंड के ऊपर हम एग्रीकल्चर यानी कि कल्टीवेशन कर सकते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पे 5 सालों से ज्यादा कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया, तो इसलिए कल्चरेबल वेस्ट लैंड की लिस्ट में इसे रखा जाता है। 4th नंबर पे है फैलो लैंड्स। अब ये फैलो लैंड्स क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 करंट फैलो लैंड्स और नंबर 2 अदर देन करंट फैलो लैंड्स। करंट फैलो लैंड्स में क्या है कि ये वो होते हैं जहां पे जो कल्टीवेशन है वो 1 साल से ज्यादा नहीं हुई है, तो इसे फैलो लैंड्स में रखा जाता है, नंबर 1 कैटेगरी में। दूसरा है अदर देन करंट फैलो लैंड्स, जहां पे कल्टीवेशन 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में नहीं हुई है, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का। 5th की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। अब ये नेट सोन एरिया क्या होते हैं, देखिए ये वो एरिया होते हैं जहां पे साल में एक बार, कम से कम एक बार कल्टीवेशन जरूर हुई हो। और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे जो एग्रीकल्चर वो ज्यादा होती है, यानी कि जो नेट सोन एरिया है उसका परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है। आने वाले टॉपिक में अभी आपको पता चलेगा। इसके अलावा है ग्रोस क्रॉप एरिया। ये कौन से एरिया होते हैं, ये 2 टाइप्स के हैं। पहला कि वो एरिया जहां पे 1 साल में 1 से ज्यादा बार कल्टीवेशन की गई है, और वो एरिया जहां में 1 साल के अंदर एक बार कम से कम खेती जरूर की गई, तो इसे हम ग्रोस क्रॉप एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों लैंड के यूटिलाइजेशन के बारे में। हो सके आपको ये 6 के 6 अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब आप ये पैटर्न को देखिएगा, जो कि इंडिया का ही है। एक ग्राफ दिया गया जिसमें आपको डेटा बताया गया 1960 और 2014-15 का।
अभी जितना भी हमने ओवरऑल डिस्कस किया वो यहाँ पर आपको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जिसमें अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे ये फॉरेस्ट है तो ये 80% था 1960-61 में, और न्यू डेटा के अकॉर्डिंग ये 23% हो गया। उसी तरह आपको यहाँ पे बैरेंस एरिया, परमानेंट, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक डेटा के तौर पर आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। अगर एक जीके के तौर पे बात की जाए बच्चों, तो ओवरऑल जो इंडिया का जो एक तरीके से लैंड है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एक जीके में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हम 100% अपना लैंड यूज नहीं करते? उसका एक मेन रीजन ये है, सबसे पहले देख लेते हैं, ओनली 93% हम अपना ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसे यूज करते हैं, क्योंकि हमने इसका सर्वे करा रखा है, प्रॉपर डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जो रेस्ट 7% है उसका यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूटेड एरिया मींस कि जो जम्मू कश्मीर है, ज्यादातर आप देखते हो जम्मू कश्मीर काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, इसलिए वहां जैसे पाकिस्तान और चाइना जैसे इन्वॉल्व करते रहते हैं, और ऊपर से असम का कुछ एरिया है जहां पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। तो इसलिए ये जो 7% है इसका हमने सर्वे नहीं किया और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। तो ये चीज आप जरा ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेट जोन एरिया के बारे में, तो अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो नेट जोन एरिया में हरियाणा और पंजाब ऐसे स्टेट है जहां पे 80% से ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है। ऑन द अदर साइड वो स्टेट जहां पे 10% से भी कम कल्टीवेशन की जाती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड क्यों ना हो, तो यहाँ पे 10% से भी कम कल्टीवेशन की जाती है। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, जो कि 1960-70 के डिकेड में हमें देखने को मिली थी। तो ज्यादातर सबसे पहले आई कहाँ पे थी, तो वो यही स्टेट थे, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे कल्टीवेशन के लिए, तो इसलिए सबसे पहले यहीं पे ही लाया गया था। तो 80% से भी ज्यादा, ये मानने वाली बात है। दूसरा है बच्चों फॉरेस्ट एरिया के बारे में। एक बार फिर से आप ये अपना डायग्राम देखिएगा जो आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1961 के अकॉर्डिंग जो डेटा बताया गया था फॉरेस्ट का, वो था 18%, यानी कि हमारे ओवरऑल कंट्री के अंदर 80% जो फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन ये देखते देखते साल 2014 में कितना हो गया, 23% हो गया, यानी कि हमें ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन ये ग्रोथ अभी भी काफी नहीं है। इसका मेन रीजन है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 33% तक का बताती है, और हमारे कंट्री के अंदर ये अभी 23% है। तो इसलिए अक्सर आप देखते हो ना कि भैया एनवायरनमेंट को सेफ रखो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात करो, यही तो सारी चीजें चलती है। अभी हम उस डेटा तक नहीं पहुंचे, और हमें वहां तक पहुंचना ही क्यों है, ये भी तो आपके माइंड में सवाल आ सकता है। देखिए, सबसे पहला ये है कि इससे एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बना रहेगा, और दूसरा ये है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जो ज्यादातर वन यानी कि जंगलों में ही अपना रहना पसंद करती है, तो उनके स्थान के लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि हमें एटलीस्ट कम से कम जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो डेटा बताया गया वहां तक तो हमें पहुंचना जरूरी है। आगे बात करते हैं बच्चों लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। यानी कि देखिए, आज का जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का है, और जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लैंड्स का बहुत ज्यादा डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज करते हैं। और जब बहुत ज्यादा हम लैंड्स का डिफरेंट फील्ड में यूज करते हैं तो उसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। अब वो कैसे होता है उन्हें समझने की आप कोशिश कीजिएगा। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, नंबर 1 है माइनिंग। अब माइनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइनिंग की वजह से हमें डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और ये ज्यादातर माइनिंग कहाँ होती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट है जहां पे हद से ज्यादा माइनिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर बात करें ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो कैटल्स होते हैं वो ज्यादा घास खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड्स की टॉप लेयर होती है वो खराब हो जाती है ना। तो ये खास तौर पे हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में देखने को मिलती है। इसके अलावा है ओवर इरिगेशन। देखिए, किसी भी कल्टीवेशन करने के लिए इरिगेशन काफी जरूरी होती है, यानी कि जिसे हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि पानी की मात्रा एक तरीके से। लेकिन जब बात ओवर हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो जमीन अपनी उपजाऊपन ज्यादा खो देती है। तो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी ये वही स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है। तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड होते हैं ना उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। फोर्थ है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से भी इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लैंड्स में समा जाते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड्स जो होती है ना वो इतनी उपयोगी नहीं रह पाती है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है। लास्ट है डिफॉरेस्टेशन।
यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई करना, तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। खासतौर पे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में ये प्रोसेस ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन है वो भी ज्यादा होता है। तो ये तो हमने उनके कॉजेज के बारे में बात कर ली। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या इनके लिए कोई स्टेप लिया भी जाता है? नहीं लिया जाता है, ऑब्वियसली लिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के, उन्हें भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सो मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, अब वो हम कैसे कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए? तो सबसे पहले है एफोर्डेशन। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए ताकि इन चीजों से बचा जा सके। सेकेंड है प्रॉपर इरिगेशन। देखिए इरिगेशन करना जरूरी है, लेकिन ओवर करोगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्रॉपर तरीके से इरिगेशन का होना जरूरी है। तीसरा है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। भैया अगर सारे ही कैटल सारी घास को खा जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? तो खिलाना जरूरी है, क्योंकि भैया इकोलॉजी का एक पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चीजें वही है कि ओवर होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए कंट्रोल में करना जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्ट लैंड का, कि उनको कैसे तरीके से एक तरीके से सही जगह पे उन्हें ले जाया जा सके, जिसकी वजह से जो मेन लैंड है वो खराब ना हो। और लास्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का एक पार्ट है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कंट्रोल में होनी चाहिए। और इन सब तरीकों की वजह से हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो ये तो था बच्चों लैंड रिसोर्सेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। होप सो कि बच्चों आपको आज की ये जो वीडियो है लैंड रिसोर्सेज के बारे में कंप्लीटली अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और अब इस वीडियो के बाद लास्ट पार्ट आएगा जो कि सॉइल से रिलेटेड होगा, डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।